हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे थे वो है कार्सिनोमा ऑफ द टंग। उसमें हमने ऑलरेडी डेफिनेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर, अफेक्टिंग साइट्स और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो पार्ट 1 में आपको मिलेगा। सारे पार्ट्स के बारे में हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं, ठीक है। और हम क्विक रिविजन से इसे स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन के आपको 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। दैट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है टंग की उसमें डैमेज होता है, और स्क्वामस सेल एपिथेलियम इरिटेट होता है। ये 3 पॉइंट से आपका पूरा डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट इज़ एटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में हमने ऑलरेडी बात किया था, दैट इज़ अ स्मोकिंग ऑफ अल्कोहल, देन 6x ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस के कारण होता है, और ल्यूकोप्लेकिया और सिफिलिस क्या होता है, ये बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग, जिसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज़ अ कार्सिनोमा ऑफ टंग विच इज़ कॉल्ड। ओके, उसके बाद हमने अफेक्टिंग साइट्स के बारे में बात की थी, और अफेक्टिंग साइट को हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे सपोज ये टंग है, टंग का पार्ट है, तो सपोज ये टंग है तो इसका टिप ऑफ द टंग अफेक्ट होगा, इंटीरियर पार्ट अफेक्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट अफेक्ट होगा, डॉर्सम वाला पार्ट अफेक्ट होगा, या फिर अंडरनीथ पार्ट अफेक्ट होगा। कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, कितना पार्ट में डिवाइड होगा, और कितने परसेंटेज ऑफ द केसेस आते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, जिसके बारे में हमने बात किया है। दैट इज़ अ मैक्रोस्कोपिकल और माइक्रोस्कोपिकल। मैक्रोस्कोपिकल जो होता है वो हम आँखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। एंड माइक्रोस्कोपिकल मतलब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या है इसके अंदर हम याद रखने के लिए सेल टाइप से इसको याद रखेंगे। दैट इज़ हिस्टोलॉजी के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिकल में हम खुद देख सकते हैं, तो खुद देख सकते हैं, तो ऐसे 3 पार्ट टाइप्स में कार्सिनोमा डिवाइड होता है। दैट इज़ अल्सरेटिव, वॉट्स और फिशर, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। सेल टाइप में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि पोस्टीरियर जो 1/3 पार्ट होता है उसमें कौन से सेल अफेक्ट होंगे, देन एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है उसमें कौन से सेल अफेक्ट होंगे, या फिर स्क्वामस सेल होता है, या फिर एडिनो कार्सिनोमा होता है। जो भी सेल अफेक्ट होगा उसके बारे में हमने ऑलरेडी पोस्टीरियर वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सारी चीज़ों मैं नोट्स में नहीं फॉर्म करती हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लिखती हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिखने में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है क्लिनिकल फीचर। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते हो देन इसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कार्सिनोमा ऑफ द टंग। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। क्या हो सकते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कार्सिनोमा ऑफ द टंग होता है वो मेजरली 50 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स को हमें देखने के लिए मिलता है। ये पहला पॉइंट है, 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। कोई भी 50 ईयर का आदमी है या फिर औरत है, कोई भी है, उसको हम देख सकते हैं कि 50 ईयर के ऊपर प्लस एज वाले को ही कार्सिनोमा ऑफ द टंग हो सकता है। ऐसा चांसेस है नहीं, बट इन द बुक इट इज़ रिटन। ओके, सेकेंड इज 6 डिकेड्स ऑफ लाइफ, मतलब 60 ईयर ऑफ द एज। यही हुआ, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, बट इन द बुक इट इज़ रिटन इन द 2 पॉइंट, सो वी आर कवरिंग द 2, वी गेट द मोर मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ अ मेल्स अफेक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। वाई इट इज़ कॉज, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें मेल्स ज़्यादा डोमिनेंट प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। बट अब ऐसा नहीं है, अब दोनों ही इक्वल यू कैन से कर सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुक, सो वी कैन एबल टू से दैट मेल इज़ अफेक्टिंग मोर एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ इन द अर्ली स्टेज पेनलेस लंप और द अल्सर इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग। इट्स मीन्स कि अगर अब कोई सर्फेस ऑफ द टंग में अगर पेनलेस लंप फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये पेनलेस है, तो मतलब ये अर्ली स्टेज में होगा, ठीक है। लेट स्टेज में इसका बहुत ही पेनफुल अपीयरेंस होता है, बट अगर अर्ली स्टेज में इसलिए पता भी नहीं चलता है, ठीक है। कोई पेशेंट इसको ऑब्जर्व करेगा और कोई नहीं भी करेगा, बट इनडायरेक्टली जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो पेनलेस है तो ये कार्सिनोमा का डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेनलेस लंप।
जो कब दिखने को मिलेगा, इन द अर्ली स्टेज, ठीक है, हमें अर्ली स्टेज में ही देखने को मिलेगा। लेट स्टेज में इट कन्वर्ट्स इनटू द डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ वेरी पेनफुल इन द लेट कंडीशन ऑफ द स्टेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लेट स्टेज की बात करें तो हमें ब्लड स्टेन सलाइवा दिख सकता है, ठीक है। अगर हम लेट स्टेज की बात करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, ब्लड स्टेन सलाइवा, ठीक है, लेट स्टेज में हमें देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लासिफिकेशन के लिए इजी होता है कि अर्ली स्टेज में हमें कैसा दिखता है और लेट स्टेज में हमें कैसा दिखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो पेन इन द टंग जो होता है वो स्पेशली न्यूरॉलजिक अफेक्शन में कॉज हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी नर्व इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ द लिंगुअल नर्व, ठीक है। अगर लिंगुअल नर्व जो इफेक्टेड होगा तो न्यूरॉलजिक पेन तो होने ही वाला है, ये तो कॉमन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी नर्व अफेक्ट हो रही है और क्यों न्यूरॉलजिक पेन। वाइवा में ऐसा पूछ सकते हैं कि वाई इट इज़ डायरेक्टली कॉजिंग द न्यूरॉलजिक पेन, विच नर्व इज़ अफेक्टिंग दैट, इट इज़ अ लिंगुअल नर्व, विच वी नीड टू नो। उसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिखता है वो होता है फीटर ओरिस। फीटर ओरिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीटर ओरिस? फीटर ओरिस का मतलब होता है ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है, ऑफेंसिव स्मेल फ्रॉम द माउथ। बहुत लोगों के पेशेंट्स जो होते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ अ काइंड ऑफ द कार्सिनोमा, तो उसमें ऑफेंसिव स्मेल होना तो एक जाहिर सी ही बात है, ठीक है। तो फीटर ओरिस आपको इजीली देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज़ अ एनकाइलोग्लोसिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनकाइलोग्लोसिया? मतलब रिजिडिटी इन द टंग मसल, ठीक है, जो भी रिजिडिटी मतलब आपकी टंग जो है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगी, वो बोलने की मूवमेंट, मतलब आपको आवाज़ ऑडिटेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ठीक है। आप इजीली बोल नहीं सकते, किसी को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इट इज़ अफेक्टिंग द नर्व्स, तो मेनी ऑफ द सिम्टम्स आर रिलेटेड टू नर्व्स ओनली, ठीक है। आपकी वॉइस हॉर्नेसनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल सकती है। देन पेशेंट इज़ अनएबल टू आर्टिकुलेट, वाई इट इज़ नॉट एबल टू आर्टिकुलेटिंग बिकॉज ऑफ द एनकाइलोग्लोसिया, ठीक है, ये रिजिड हो गया उसका टंग, ठीक है। इसलिए हमें क्या देखने को मिल सकता है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिल सकती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे आपको कार्सिनोमेटस लंप देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें हमें क्या चीज़ हो सकती है, उसका शेप कैसा हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, या फिर उसका सेंटीमीटर की बात करें तो सपोज इट वुड बी 2.5 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसकी कंसिस्टेंसी भी हार्ड हो सकती है। इरेग्युलर एजेस जो हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है फॉर द वीडियोस में, इन द अल्सरेटिव टाइप हमने बात किया था कि अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली ओवल शेप क्या होगा, 2 to 5 सेंटीमीटर के अंदर हो सकता है। इसके अंदर इरेग्युलर एजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। देन आपको एवर्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। देन अगर आप इसकी बात करें दैट इज़ कंसिस्टेंसी, देन इट वुड बी हार्ड कंसिस्टेंसी। So these are the some of the clinical features for the carcinomata of the lung, which is very important to remember। और आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ द स्टेजिंग। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेजिंग के स्प्रेड के अलावा स्टेजिंग स्प्रेड है, ठीक है, इट वुड बी स्प्रेड, हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग, तो हमारी बॉडी में से कोई भी पार्ट कैसे स्प्रेड, कोई भी जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है, 3 जगह से ये स्प्रेड हो सकता है। फर्स्ट हेमाटोजेनस स्प्रेड, ठीक है, लिम्फेटिक स्प्रेड, ऑब्वियसली लिम्फ नोड के द्वारा ही हो सकता है और कहीं से तो हो नहीं सकता, या फिर डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है, मतलब कोई भी पार्ट के अंदर वो इंटरफेयर करेगा और वो पार्ट से दूसरे पार्ट में अंदर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड बोल सकते हो या फिर लोकल स्प्रेड आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। हेमाटोजेनस स्प्रेड के अंदर क्या होता है, ये रेयरली फाउंड होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा स्प्रेड इसके अंदर नहीं हो सकता है। पोस्टीरियर अगर अफेक्शन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग का हो रहा है देन ही इसके अंदर अफेक्शन होगा, ठीक है, मतलब ये रेयर है। लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। लिम्फेटिक स्प्रेड कैसे हो सकता है, लिम्फ नोड जो माउथ है उसके अंदर कौन कौन से लिम्फ नोड होते हैं एंटीरियर साइड में,
आप याद करिए तो आपको पता चल जाएगा कि एंटीरियर साइड में सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होता है, ठीक है। सब मैंडिबुलर लूप ऑफ लिम्फ नोड जो होता है वो हो सकता है, या फिर हमें डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड होता है, वो दोनों हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि वो ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग में अफेक्शन हुआ और वहाँ से कहाँ स्प्रेड होगा, एंटीरियर पार्ट अगर हम अफेक्शन की बात करें सपोज, तो एंटीरियर पार्ट में अगर अफेक्ट हुआ है तो वो दो जगह से स्प्रेड हो सकता है। एक होता है सब मैंडिबुलर और दूसरा होता है डीप सर्वाइकल। ये दो ही जगह से वो फैल हो सकता है, फैला हुआ इसका लिम्फ नोड का। पर अगर वो पोस्टीरियर में अफेक्ट होगा तो वो फिर से दो जगह पे अफेक्ट होगा, दैट इज़ अ जुगोलो डायगैस्ट्रिक, ठीक है। और दूसरा हो सकता है दैट इज़ अ जुगोलो ओमोहाइड। व्हाट इज़ अ ओमोहाइड? इट इज़ अ वन ऑफ द मसल, यू कैन नो दैट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर में अफेक्शन हुआ है तो कैसे स्प्रेड होगा, एंटीरियर में अफेक्शन हो गया है तो कैसे स्प्रेड होगा। डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड तो बहुत कॉमन है, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड में भी हम दो पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। ये है लिम्फेटिक्स का, ठीक है। आपको पता ना हो तो आई वुड टेल यू, कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब हम डायरेक्ट स्प्रेड की बात करते हैं, इसमें भी हम एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में बात करते हैं। अगर एंटीरियर में अफेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर इट इज़ अफेक्टिंग इन द एंटीरियर पार्ट, और एंटीरियर पार्ट से अगर एंटीरियर पार्ट में ही कार्सिनोमा ऑफ द ट्रंक हुआ है तो कहाँ कहाँ स्प्रेड होगा, तो जीनियोग्लोसस मसल में स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। जीनियोग्लोसस मसल में स्प्रेड होगा। सेकेंड ये कहाँ हो सकता है, आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आगे के पार्ट में क्या क्या चीज़ है। फ्लोर ऑफ द माउथ में अफेक्शन हो सकता है, या फिर मैंडिबल में अफेक्शन होगा। ये तीन चीज़ों में तो अफेक्शन होगा ही होगा, दैट इज जीनियोग्लोसस मसल, फ्लोर ऑफ द माउथ और मैंडिबल। इट इज़ एंटीरियर, नो, एंटीरियर ऑफ द माउथ इज दिस रिंग मसल, so it is affecting this only. It is not a muscle, but you can able to remember from this trick that is anterior part, so it is affecting the anterior side. अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको याद करके आप इसको याद कर सकते हैं कि पोस्टीरियर में कैसे अफेक्ट हो सकता है। कौन कौन सा है? टॉन्सिल्स है, वेरी गुड। टॉन्सिल्स होता है तो टॉन्सिल्स में ही अफेक्ट होगा। फेरिंग्स होता है तो फेरिंजाइटिस अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। फेरिंग जो होता है उसके साइड्स में अफेक्ट हो सकता है। सॉफ्ट पैलेट विच इज़ मोस्ट अफेक्टिंग और इजीली एबल टू कॉज दिस पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम एपिग्लोटिस में हो सकता है। ये भी जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, तो ये सारे पोस्टीरियर पार्ट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद लेरिंग्स हो सकता है, स्पाइन हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन। ये बहुत सर्वाइकल स्पाइन में जो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जल्दी अफेक्ट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं अगर सीवियर केस में डेवलप हो रहा है दैन इट इज़ अफेक्टिंग दिस सर्वाइकल स्पाइन। सो ये सारी चीज़ें आप अगर डायग्रामेटिकली देखें तो माउथ के जो माउथ होता है, सपोज आई एम ड्राइंग अ वेरी बैड माउथ स्ट्रक्चर, यू कैन सी, ठीक है। आई एम नॉट एट गुड इन मीट, ठीक है। तो ये सपोज मैं टंग ड्रॉ करूँ ऐसे लेटरली, तो टंग होता है, तो ये आगे के पार्ट में क्या होगा, मैंडिबल होगा, तो मैंडिबल अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ है आगे के पार्ट में, तो फ्लोर ऑफ माउथ अफेक्ट होता है। जीनियोग्लोसस मसल है तो जीनियोग्लोसस मसल एंटीरियर पार्ट में, तो ये अफेक्ट होगा। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो टॉन्सिल्स अफेक्ट होगा, ये इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर। फेरिंग्स और लेरिंग्स अफेक्ट होंगे, जो भी टॉन्सिल्स हो गया, फेरिंग्स लेरिंग्स वो पीछे के पार्ट में होता है, या फिर सॉफ्ट पैलेट जो यहाँ पे होता है वो पीछे के पार्ट में है तो वो अफेक्ट होगा, या फिर एपिग्लोटिस जो यहाँ पे होता है वो इट इज़ अ पोस्टीरियर, सो इट इज़ अफेक्टिंग द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया है स्प्रेड के बारे में। नाउ वी आर कंटिन्यू विद द स्टेजिंग, ओके। एंड नाउ इट इज़ नॉट मच टॉपिक। स्टेजिंग में हमें TNM स्टेजिंग के बारे में याद रखना है। व्हाट इज़ द TNM? तो T का मतलब होता है ट्यूमर, N का मतलब होता है नोडल, और M का मतलब होता है मेटास्टेसिस, ठीक है। ये स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन है। अगर कार्सिनोमा ऑफ द टंग तो लॉन्ग ही क्वेश्चन है, बट स्टेजिंग जो है वो शॉर्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द टंग, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। सपोज हम ट्यूमर की बात करते हैं, ठीक है। सपोज ट्यूमर में हमें कितने स्टेजेस मिलते हैं, तो ट्यूमर में हमारे पास 4 स्टेज होता है। मैं आपको लिख ही देती हूँ, आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है। T0, हमें T0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 या फिर TS कह सकते हैं, ये साइन होता है। T1, T2, T3 और T4 A होता है और T4 B होता है, ठीक है।
अब T1 में क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा इन सीटू, ये फर्स्ट स्टेजिंग होता है। फर्स्ट अगर T1 की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि ट्यूमर का साइज़ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर में भी और मोर देन 2 सेंटीमीटर हो सकता है। और जो डेप्थ, ये मैं ट्यूमर की साइज़ बोल रही हूँ, अगर डेप्थ ऑफ इन्वेशन की बात करें तो डेप्थ ऑफ इन्वेशन में भी और मोर देन 5 mm, ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इससे ही हम सारे टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ अगर वो 2 सेंटीमीटर है, ट्यूमर की साइज़ 2 सेंटीमीटर है, देन इट वुड बी अ T1। और उसका ड्यू आई जैसे कि डेप्थ ऑफ इन्वेशन जो है वो मोर देन और इक्वल टू 5 mm है। ठीक, T2 की बात करें तो अगर ज़्यादा होगा 2 सेंटीमीटर से, 2 to 4 सेंटीमीटर होगा या फिर 5 to 10 सेंटीमीटर, देन इट इज़ T2। T3 के अंदर 4 सेंटीमीटर और इसके अंदर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है। T2 के अंदर 2 से 4 सेंटीमीटर और डेप्थ ऑफ इन्वेशन 5 to 10 mm। और T3 के अंदर 4 सेंटीमीटर ट्यूमर की साइज़ और जो DOI है वो 10 mm, तो हम T3 में कंसिडर करेंगे। ये दोनों बहुत ही सीवियर केसेस में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही अगर एडवांस स्टेज है तो ही T4 का स्टेज देखने के लिए मिलता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में यू कांट एबल टू सी, ठीक है। अगर हम N की बात करें, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोडल, ठीक है। व्हाट इज़ नोडल? तो नोडल में भी हमें बहुत सारे 3 स्टेजेस मिलते हैं। दैट इज़ 3 स्टेजेस कौन से होते हैं? दैट इज़ N0, 1, 2, 2 A और B दोनों होते हैं, C, N3 होता है, A और B, ठीक है। इसके अंदर भी हमें साइज़ ही याद रखना है, इसके अंदर कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, इसलिए इसका नाम N0 है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, बहुत ही लंबा टॉपिक है, आई नो दैट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम N1 की बात करें तो N1 के अंदर सिंगल एप्सिलेटर लिम्फ नोड होता है, ठीक है, मैं खाली ऐसे लिख देती हूँ या फिर सिंगल लिख देते हो। अगर सिंगल ही एप्सिलेटर लिम्फ नोड है, अगर एक ही पार्ट का लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो वो अलग अलग नहीं है, एक ही इन्वॉल्व है, तो ये N1 में कंसिडर होगा। और अगर उस लिम्फ नोड की साइज़ जो है वो 3 mm से ज़्यादा है, देन इट इज़ N1। अगर इसके बात करें तो इसमें भी सिंगल ही होगा, पर इसकी साइज़ जो होती है वो 3 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और मी की बात करें तो इसके अंदर मल्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ए की बात करें, सी की बात करें तो सी के अंदर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो सकता है और बाईलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए की N3A में बात करें तो नो नोडल इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि N0 में कोई भी नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, N1 में सिंगल ही नोडल इन्वॉल्वमेंट था बट इसकी साइज़ 3 सेंटीमीटर थी। N2 में 3 स्टेज होते हैं। N2 में अगर एक ही बात करें तो सिंगल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मल्टीपल और बायलेटरल। सिंगल में 3 से ज़्यादा है पर 6 से कम, 6 से ज़्यादा और 6 से ज़्यादा, ये दोनों कॉमन है। अगर N3 की बात करें, इसमें कोई भी नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता दोनों में, और दोनों में 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। और मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस में M0 और M1 दोनों ही होता है, इसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं होता, इसमें मेटास्टेसिस पॉसिबल है, बस इतना, ठीक है। स्टेजिंग पार्ट इतना ही है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन आपको करवानी चाहिए। ऑब्वियसली वो नॉर्मली हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, दैट इज़ FNAC, दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन, बायोप्सी करवाएंगे क्योंकि कार्सिनोमा है। उसके बाद हम करवा सकते हैं एक्सरे, CT स्कैन, लैरिंगोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट में बहुत सारे मैनेजमेंट हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, एंटीबायोटिक मैनेजमेंट हो सकता है, और जनरल मैनेजमेंट जैसे सपोर्टिव मैनेजमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप
आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से मैनेजमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोर्टिव मैनेजमेंट की और सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो हम अकेला एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं पेशेंट को। पस कल्चर के बेसिस के कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। क्लीनिंग करेंगे माउथ की, एंटीसेप्टिक ओरल वॉश के साथ आप क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर डेंटल कैरीज जो है उसका एक्सीशन करा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सर्जरिकल ट्रीटमेंट मतलब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी नोट्स फॉर्मेशन हो गया होगा, कोई भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसका सर्जरी करके आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ लार्ज ग्रुप ऑफ द रेडियोथेरापी विद द पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, मतलब कि अगर हमें एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वो ही इन्वॉल्व है तो अगर उसके साथ हमें रेडियोग्राफी करवानी पड़ेगी और इसके साथ हमें ग्लोसेक्टोमी भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। हेमी मैंडिबुलोटोमी हम करवा सकते हैं। अगर टिप ऑफ द टंग में ही अफेक्शन हुआ है तो उसका एक्सीजन होगा। पोस्टीरियर 1/3 में अफेक्ट होगा तो टोटल ग्लोसेक्टोमी। एंटीरियर में अफेक्ट हुआ होगा तो हम पार्शियल ग्लोसेक्टोमी कराएंगे, बट अगर पोस्टीरियर में होगा तो हमें टोटल ग्लोसेक्टोमी करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं। बहुत सारी कीमोथेरेपी कॉमन ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं वो है मेथाट्रेक्सेट, विंस्ट्रेटिन, एड्रेनामाइसिन, मेलियोमाइसिन, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हमें याद रखनी चाहिए। प्रोग्नोसिस के बारे में हम बात करें तो 50% ऑफ द केसेस में फीमेल्स के अंदर प्रोग्नोसिस हो जाता है, 5 साल के अंदर सर्वाइवल चांसेस होते हैं, बट मेल्स के अंदर ओनली 25% ही चांस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वो कार्सिनोमा ऑफ द टंग के बारे में है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे कार्सिनोमा ऑफ द टंग का, उसमें ये सारे 10 पॉइंट्स आपको कवर होने चाहिए, देन आपको फुल पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट दोनों ही बनाया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।